सीधा उसने बीमर मारी यहाँ पे, ऐसे आंख पूरी काली, और इधर कट लग गया था सीन का। हेलमेट? हेलमेट वो क्या होता है? इतने सारे किस्से हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें, कैमरे पे सारी बातें हो भी नहीं सकती। अब तो तूने बहुत महारत हासिल कर ली होगी। अब तो आपने करा करा के मतलब ऐसा कर दिया कि मैं किसी को जान से भी मार सकता हूँ। तेरा रनअप एक्चुअली वाज वन ऑफ द बेस्ट रनअप्स। और आपको पता है मेरे को सोना कितना पसंद है, फिर भी आप मेरे को जबरदस्ती सुबह सुबह बुलाते थे। और माही ने बोला लंबे तू मुझे आज चाहिए, और तूने बोला मैं खेल रहा हूँ। अरे मैंने कहा यार हम डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है कैप्टन ने बोल दिया मैं खेल रहा हूँ। तो क्या हुआ जो गिरे, तो क्या हुआ जो थमे, चल उठ जा रे तगड़े जरा, झाड़ के ये कपड़े, दर्द रोके ना हमें, अब सब कमाल है, जिंदगी मेरा तुझसे एक सवाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। And here's our man, Ishant Sharma. क्या First class है भाई, so happy to be here. सेम है, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आलीशान घर, पूल शूल, थोड़ा रिलैक्सिंग होना बहुत of course, of course. इधर भी पूल, अरे इधर भी पूल। हर चीज दो। हर चीज दो। Very nice, beautiful house यार, so proud of you. थैंक यू। फर्रे बना के लाया हूँ मैं। आपके यहाँ मेरे भी दे देते। हाँ आंसर भी लिख लेता। भाई क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ। फर्स्ट क्लास एकदम। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी इस बातचीत की, क्योंकि इतनी सारी कहानी, इतने सारे किस्से हैं, इतनी सारी बातें हैं। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे हैं। बट इतनी सारी बातें, वो कैमरे पे सारी बातें हो भी नहीं सकती कुछ। करेंगे सारी, वो निकाल देंगे कुछ कुछ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इस कॉन्वर्सेशन के लिए, तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब हम सबसे पहले मिले थे तो तू कैसा था, क्या तेरा आउटलुक कैसा था, तेरी फिजिकल एबिलिटी कैसी थी। ऑब्वियसली उस टाइम तू ऑलरेडी एस्टैब्लिश था एज एन इंटरनेशनल परफॉर्मर, राइट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो उस टाइम पे मुझे याद है हम वेस्ट इंडीज़ में थे और हम जिम में गए और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा परफॉर्मेंस फिजियो फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, जैसे आज सोच रखा है, और मैंने वो करके देखेंगे एक बार वो एक्सरसाइज। अब तो तूने बहुत महारत हासिल कर ली होगी। अब तो आपने करा करा के मतलब ऐसा कर दिया कि मैं किसी को जान से भी मार सकता हूँ। अब देख, ऐसी चीजें हम रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हाँ, वो आपके ऊपर है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे सिंपल हिप स्टेबिलिटी की है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि उस लेवल पे जो परफॉर्म कर रहा है उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो, वो भी नहीं थी। तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि यू आर प्लेइंग मोर ऑन स्किल देन ऑन फिजिकल एबिलिटी। तुझे लगता था ऐसा उस टाइम? तेरे को ऐसा महसूस होता था कि उसकी अवेयरनेस ही नहीं थी? अवेयरनेस ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि गेम वो 22 यार्ड में खेला जाता है। हाँ, उसके अलावा आप जिम में क्या करते हो उसका कोई यूज ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे को शुरू से ऐसा लगा कि आप जब तक बॉलिंग नहीं करोगे, रनिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपको भागना और बॉलिंग करना है, उसमें जिम का क्या काम है। और अभी भी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि यार ओवर तो 10 ही फेंके जाते हैं। हाँ, अभी भी मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ बॉलिंग, क्योंकि वो तो आप तब मैनेज करना पड़ेगा जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो। अगर अब जैसे कि मैं डोमेस्टिक भी खाली वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ, या चलो अगर मैं डोमेस्टिक रेड बॉल भी खेल रहा हूँ, तो भी इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करो कोई इंटरनेशनल प्लेयर जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जो ये लोग रेगुलर खेल रहे हैं, तो उसमें आप ठीक है कि आप टाइम ले सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो, दोबारा हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ स्टार्ट करो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ गई है। काफी, बहुत ज्यादा मैं पढ़ने भी लग गया हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, बॉल वेलोसिटी, प्राउड ऑफ यू ब्रदर। थैंक्स ब्रदर। तो
उनके लिए ये सब चीज ठीक है, मेरे लिए क्या है, अगर मैं बॉलिंग ही नहीं करूंगा तो मेरे को पता है कि स्पेशली इस एज में बॉडी और ज्यादा रस्टी हो जाएगी। राइट राइट, एब्सोल्युटली। तो वो रस्टीनेस कैसे निकलेगी, वो बॉलिंग से निकलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जनरेशन थी तुम्हारी, इन बिटवीन जनरेशन थी कि नहीं, हमने दोनों चीज देखी है, देखो ये बात इसीलिए तो इन बिटवीन बोल रहा हूँ भाई। ओके दोनों क्रेडिट दे रहा हूँ तेरे को कि वो भी देखा है जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, सिर्फ रनिंग करते थे और सिर्फ बॉलिंग करते थे, प्रीटी मच, गिव और टेक अ फ्यू अदर थिंग्स। और फिर वो टाइम भी जिसमें ट्रेनिंग पे बहुत फोकस था, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट, बॉल्स काउंट करना। सो दोनों चीज़ों, डू यू थिंक यू हैड द बेनिफिट ऑफ देन बैलेंसिंग इट आउट, कि तुझे उसका भी ज्ञान था और इसकी भी नॉलेज होने लगी, तो तूने एक अच्छा बैलेंस ढूंढ लिया दोनों में कि मुझे कितनी ट्रेनिंग करनी है, कितनी बॉलिंग करनी है, दोनों को लेट ऑफ नहीं करना है लेकिन दोनों संभालने हैं। हाँ, दोनों बहुत जरूरी है। वो जब ऑब्वियसली आपके साथ मिला 2011 में, हम वेस्ट इंडीज गए थे, जब आपने मेरे को बोला था ये सब चीज करनी कितनी जरूरी है, तब समझ में आया। हाँ, क्योंकि उससे पहले मैं जब खेल रहा था तो हल्के फुल्के निगल होते थे, और जब मैं खेल रहा था वेस्ट इंडीज के बाद में, याद है हम इंग्लैंड भी गए थे। हाँ, तो वो याद है मुझे। एक स्ट्रेच में कितने टेस्ट मैच थे, 3, 5 और 3, 8 टेस्ट मैच थे, बैक टू बैक। तो उस टाइम पे वो फिर बैलेंस आउट कर लिया, लेकिन फिगर आउट कर लिया कि यार ये ना थोड़ा तो ट्रेडिशनल भी चाहिए अप्रोच, और थोड़ा ये स्पेशली हुआ था जब मेरे एंकल की सर्जरी हुई थी, याद है 8 टेस्ट मैच के बाद। क्यों नहीं, मैं अंदर था उसमें, ओटी में। मेरे को याद है कि आपने बोला था, वो मेरे को याद है वो डॉक्टर को, कि उसने बोला था इम्पिंजमेंट है, जेम्स कॉल्डर ने, हाँ इम्पिंजमेंट है। तो उन्होंने, आपने मेरे को बताया था कि वो हथौड़ी लेके ऐसे ऐसे मार रहे थे और वो लिगामेंट भी टाइट कर रहे थे। हाँ, तो मैंने एक्चुअली क्या हुआ, मुझे अच्छा वो पोस्टीरियर एंकल इम्पिंजमेंट पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू रहा था तेरा, एंकल इंस्टेबिलिटी का भी, राइट। तो होता क्या है कि एंकल के पीछे पेन या पिंचिंग होती है, उसके 2 कारण होते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू की पिंचिंग होती है, बोनी पिंचिंग होती है, और वो तेरे केस में बोनी पिंचिंग थी। और एंकल क्योंकि अनस्टेबल था तो पिंचिंग ज़्यादा हो रही थी, और भी कुछ बायोमैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके कारण हो रहा था। तो मेरा और उनका डिस्कशन ये था, मैं कह रहा था कि मेरे हिसाब से जेम्स को मैं ये बोल रहा था कि वो एंकल अनस्टेबल है। उसे लग रहा था, वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है क्लिनिकली खाली पिंच कर रहा है, अनस्टेबल नहीं है। पर जब उन्होंने एनेस्थीसिया दे के असेस किया तो उन्होंने कहा एक्चुअली अनस्टेबल है, और मैं अंदर ही था। तो फिर उन्होंने वो लिगामेंट को टाइटन किया। उसमें जिस तरीके से वो उस बोन में से उस लिगामेंट को डालने की कोशिश कर रहे थे, तो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। ऑब्वियसली तेरे को नहीं पता था, और क्योंकि एज अ फिजियो या आप टीम का पार्ट जब होते हो किसी भी रोल में, सपोर्ट के रोल में, तो यू डेवलप अ सेंस ऑफ ओनरशिप, यू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये मेरा प्लेयर है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसने मुझ पे विश्वास करके ये डिसीजन लिया है, चाहे सर्जरी का मेरे प्रोफेशन से कोई रिलेशन नहीं है। वो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा रफल हो गया था, तो फिर मैंने वो शेयर किया एक्सपीरियंस। तो तूने कहा मुझे क्या करना था, आप खड़े थे, वो खड़ा था, काम वो कर रहा था, देखा आप रहे और थे। क्या, हमने तो सौंप रखी थी आपको, अब आप जानते थे, हमें क्या पता उस टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब वो जो सर्जरी हुई थी उसके बाद एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं वो मैंने स्टार्ट करी थी 2012 में। उस टाइम पे हमें गैप भी सही मिला था। हाँ। जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते हो तो अपनी प्रोसेसेस चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी उस टाइम पे वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड इन माय माइंड, और उस टाइम पे हम उसको डिस्कस भी काफ़ी करते थे, तूने नोटिस किया था शुरू से कि जो तेरा बैलेंस थोड़ा ख़राब होता है फॉलो थ्रू में, ये नोटिस होता था पहले? कोई बोलता था या हाँ, तुझे लगता था? नहीं होता था, और वो अभी भी स्टम्बल थोड़ा सा होता है, बट वो क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता था कि वो शुरू से होता है। हाँ, शुरू से होता था। हाँ, मतलब इवन जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तब से होता है, ऐसा नहीं कि तो मैं उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ कि हाँ, उस टाइम जब होता था तो किसी कोच ने या खुद किसी ने फीडबैक दिया कि यार ऐसे कैसे तेरा स्टम्बल होता है? किसी ने बोला कि नहीं, कभी किसी ने, that was just accepted कि यार ये ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही, इतना लंबा आदमी ऐसे ही बोलिंग करेगा। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी की कोई चीज छेड़ नहीं सकते अगर कुछ चीज नेचुरल है तो। अब अगर मैं फॉलो थ्रू कंप्लीट करने जाऊं कि अगर मैं अपना बैक फुट उठाऊंगा जब
पूरा ड्रैग करके और यूं उठाऊंगा, फिर मेरा लेफ्ट पैर आएगा ब्रेटली की तरह, एकदम सब कुछ सही होगा। तो वैसा मैं नहीं हो सकता, फिर मैं अपनी बॉलिंग से छेड़खानी करूंगा। राइट। मैं भी वो नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जैसी मेरी बॉलिंग है उसके आसपास चीजें ऐसी हो कि जो मेरी बॉलिंग बेटर कर सके, मेरी फिटनेस बेटर कर सके। हाँ, तो मैंने कभी भी उसको छेड़ने की कोशिश करी नहीं। पर अवेयरनेस थी, एक्सेप्टेंस थी, हाँ। और था कि यही मेरी बॉलिंग है, मैं कुछ और नहीं बन सकता, ये मैं, दिस इज ईशांत शर्मा का ये सिग्नेचर है, ये ऐसी बॉलिंग होती। लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ? नहीं, गिरता भी था मैं फॉलो थ्रू में, तो ठीक है, उठ के दोबारा बॉलिंग, गिरते पड़ते बॉलिंग करते। मिट्टी से जुड़े आदमी की मिट्टी में तो रहने की आदत होती है ना। वेरी गुड, बिकॉज दैट्स क्वाइट, यू थिंक राइट कि एक यंग एज में इम्प्रेशनेबल रहता है जब एथलीट, और उसको ऐसा कोई, और बहुत डिफरेंट दिखता था ना तो विकेट पे, तो उसमें ऑब्वियसली अगर दिमाग में डाउट भी आ सकता है कि यार ये मैं ऐसा तो नहीं कि इससे कोई मेरे को दिक्कत आएगी। बस सेल्फ बिलीफ तो बहुत था शुरू से तेरे को। ये वर्ड तो बाद में पता चला है, पहले तो था तो सही पहले तो वर्ड बाद में पता चला। पहले तो इतना पता चला था, इतना पता कि सिर्फ बॉलिंग करनी है, विकेट बॉलिंग से था बस, विकेट लेनी है बस। हाँ, कि अगर आपने विकेट ली तो ठीक है। अब बाद में पता लगा कि यही सेल्फ बिलीव होता है। करेक्ट। तो चीज़ें पहले जितनी सिंपल थी उतना ज़्यादा बेटर था मेरे को लगता है। पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि भाई या तो मैं अच्छा दिख सकता हूँ या बॉलिंग कर सकता हूँ। आप गंदा दिख के बॉलिंग कर रहे हो बट विकेट ले रहे हो तो कोई मैटर नहीं होता। तो इन द मोमेंट रहता था, बहुत ज़रूरी है, बहुत। और हाँ, ये तूने कई बार बोला भी है, हमारी भी बहुत बातें हुई हैं इस बार कि, और एंड यू प्रैक्टिस दैट राइट, एंड यू आर सच फैंटास्टिक एट इट, कि इन द मोमेंट रहना है, जो काम अपने सामने है उसको करना है, और उसको पूरी शिद्दत से करना है, उसको पूरी ईमानदारी से करना है, और उसके बाद उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। कि मतलब आप जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस 200% एफर्ट के साथ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू कैन गिव 100%। अभी भी मेरा सेम वो रहता है कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि नॉट 100% मैच इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस कर पाऊँ, मतलब आसपास रहूँ कि एक एक बॉल पे ध्यान दूँ। अगर मैं एक बॉल डाल रहा हूँ तो एक बॉल पे ध्यान दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मेरे को 10 ओवर डालने तो मैं 10 ओवर कैसे डालूंगा, एक ओवर एक बॉल। और ये नेचुरल था। हाँ, ये बचपन से, ये ब्लेसिंग है, ये अपने आप ही है, माता की कृपा है। माता की तो पता नहीं, माता पिता, लेकिन इतना पता है कि कभी सोचा भी नहीं था इतनी सारी चीजें होंगी। जब आप ज्यादा आगे का सोचते हो ना तो चीजें बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप कैसे एक्सप्लेन दैट। एक बार की बात है, मैं सोच रहा था कोई क्लब का ही मैच था, अंडर 17 का या कहीं का, मैं क्लब का खेल रहा था, तो उसमें मैंने 3 या 4 आउट कर दिए थे नई बॉल से। तो उस टाइम पे छोटी सी ट्रॉफी मिलती थी मैन ऑफ द मैच की, और कुछ भी नहीं मिलता था। तो उसमें जो था कि आज मैं 5 विकेट लूंगा तो मेरे को मैन ऑफ द मैच मिलेगा। 5 विकेट तो मिले नहीं, आखिरी ओवर में 20 रन और मिल गए। तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि भाई एक एक चीज पे ध्यान देना, प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। कि अभी जो है सामने उस पर ध्यान दो। अभी अगर आप फील्डिंग करो तो फील्डिंग पे ध्यान दो, गेम की सिचुएशन क्या चल रही है उस पर ध्यान दो। अगर आपकी बॉलिंग आएगी, किस सिचुएशन में बॉलिंग आएगी उस पर ध्यान दो, आप कौन सी बॉल डाल सकते हो। ऑब्वियसली कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस के साथ ही सीख पाते हो, बट हम थोड़े वैसे थे, घाट घाट का पानी पिया हुआ था तो एक्सपीरियंस ज़्यादा था। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, स्पेशली अभी जैसे मेरे से कोई पूछता है कि आगे का क्या प्लान है, मैंने कहा भाई अभी का प्लान पूछ लो, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मेरे को नहीं पता आगे का प्लान क्या है। और स्पेशली इस बॉडी टाइप में अभी तो जिस उम्र में मैं आ गया हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई एक एक बॉल का ध्यान दो, एक एक बॉल एक एक दिन। अभी कोई बोलता है कि भाई 1 साल के बाद, मैं भाई बहुत दूर है अभी तो, कल का पूछ लेता। एक एक दिन और एक एक बॉल, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। और वही फंडा मैंने लाइफ में ले लिया कि भाई मैं एक एक दिन के हिसाब से अपना जीवन जीऊंगा। ट्रेनिंग मुझे भी मेरी टीम यही दे रही है कि अगले सवाल के बारे में मत सोचना, उस सवाल को एंजॉय करो। अरे आप भूल जाओगे। हाँ, तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं रहेगा अगला सवाल। लेकिन बचपन में याद है कब सडनली हाइट बढ़ी थी? मतलब मेरी शुरू से थी, लंबाई था। हाँ, मम्मी बता दिया मेरे को, तो ये भी याद नहीं कि शुरू से ही अपने बाकी साथियों से, दोस्तों से हाइट ज़्यादा ही रहती थी।
सब मेरे को शुरू से ही लंबा 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 वही बोलते रहते थे। हाँ, तो कभी लगा कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं लंबा हूँ, एवरेज हाइट से 1 फुट ऊपर है आप इंडियन? कभी सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि स्कूल गए, बंक मारा, खेलने चले गए, फिर वापस आए, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, फिर खेलने चले गए, तो पूरा टाइम खेल में निकल जाता था, बाहर कभी इधर कभी उधर। तो इन सब चीज़ों के लिए कभी छेड़ा किसी ने, अरे लंबा है, इतना लंबा है तू, ये वो, तो ऐसा कुछ किसी ने बोला? हाँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, बेशरम। उनकी पिटाई कर देते होगा तू। ये सबसे लंबा होने के बाद तू तगड़ा भी तो होगा। नहीं, वो तो आपने देखा था। कितना तगड़ा था मैं। लेकिन यार वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज पीक हाइट वेलोसिटी एक चीज़ होती है, होती होगी। हाँ, नहीं उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ग्रोइंग ईयर्स में स्पेशली जो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, वो जब बहुत तेज़ी से उनकी हाइट बढ़ती है, उसको बोलते हैं पीक हाइट वेलोसिटी का एक टाइम होता है, हर एक का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो जैसे किसी का 14 से 15 में आया, 15 से 16 में आया, तो उस टाइम पे उनके एक्चुअली स्किल लेवल ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि बोन्स ग्रो कर जाती हैं, मसल्स और नर्व्स को कैचअप करने में टाइम लगता है। तो सडनली आप ज़मीन को देख रहे हो, सडनली आप ज़मीन को 3 इंच ऊपर से देख रहे हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका बैलेंस कोऑर्डिनेशन, मैं अपने पैर देख लेता था ना। ऊपर कर लेता था तो सेम चीज़ है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे इतना चीज़ों में कभी गए नहीं तो पता ही नहीं। हाँ, लेकिन लगा कि एडवांटेज रही है बॉलिंग में, एडवांटेज रही है बाउंस, कि मतलब जो वो आगे से मेरा बॉल बाउंस होता था, वो ऑब्वियसली किसी और का नहीं होगा, क्योंकि हाइट के मारे। हाइट। कोई चोट लगी बड़ी बचपन में जो जिससे पूरा अंजर पंजर हिल गए हो? हाँ, मेरे बॉल लगी थी एक बारी मुंह पे। अच्छा। मैं सुबह सुबह उठ के हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो उस टाइम मैं बैटिंग करता था। ओहो। तो किसी ने बीमर ही मार दी सीधी क्रिकेट बॉल से। अच्छा, सीधा यहाँ पे। तो हेलमेट वो क्या होता है? हाँ, उस टाइम पे तो सीधा उसने बीमर मारी यहाँ पे, ऐसे आँख पूरी काली, और इधर कट लग गया था सीम का। हाँ। और वो कंचा बॉल यूज होती थी, वो तो आती भी कितनी 30 रुपए की बॉल आती थी। हाँ, प्लास्टिक वाली नहीं, क्रिकेट वाली लेदर बॉल, 2 पीस बॉल होती थी। अभी जैसे 4 पीस 2 पीस, तो वो 2 पीस यूज करते थे। यहाँ पे पूरा कट लगा, पूरी आँख काली, और यहाँ पे टाँके लगने थे। और टाँकों से एक बात और याद आई थी, बाद में बताऊंगा। हाँ ठीक है, आपके साथ ही रिलेटेड है, वेस्ट इंडीज की। मुझे भी याद है वो। तो बॉल लगी, मैं बेहोश हो गया, फेंट हो गया, उस टाइम गिर गया। फिर लड़कों ने पानी डाला, उठा, दोबारा खेला, पूरा मैच खेला मैंने। और ब्लीडिंग रुक गई थी, तो वो सूख नहीं जाता, हाँ, जख्म हो जाता जैसा, वैसा हो गया, क्लॉटिंग हो गई वहाँ पे, वो रुक गया। तो ऐसे आँख से मतलब कुछ दिख नहीं जाता ऐसे, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्वेलिंग हो गई। तो फिर जब हुआ तो पूरा मैच खेला, घर गया, तो मैंने अपने आप को शीशे में, ऑब्वियसली वहाँ तो साइकिल पे जाते थे, आप पैदल जाते थे, आप कितना भी दूर जाओ। तो मैं घर पहुंचा, मम्मी ने देखा, मम्मी कह रही तू लड़ के आया किसी से? अच्छा। मैंने कहा नहीं। कह रही आँख में मैंने कहा बॉल लग गई ऐसी हल्की फुल्की। कह रही हल्की फुल्की सी? पूरी आँख काली हो रखी है, यहाँ पे कटा हुआ है। तो मेरे उस टाइम पे यहाँ पे 7 टाँके आए थे। अच्छा। और मेरे को नहीं पता था। तो इतना नॉन शैलेंटली लिया कैसे, इतना लाइटली कैसे लिया कि लग गई है, बेहोश हो गया, पानी डाल दिया, उठा, फिर खेलने लग गया? दिमाग में भी नहीं आया। अब ये मेरे को भी नहीं पता रीजन कि क्यों नहीं आया। या हो सकता है कि जैसे हम बचपन में खेलते थे कि वो 12 फीट की एक दीवार होती थी, हमारे घर के पीछे गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे की वो 12 फीट की दीवार टाप के हम जाते थे, मतलब चढ़ तो के। एक टांग से टाप नहीं, मैं 12 फीट का बचपन से थोड़ा, 12 फीट का यार, मैं बचपन से लंबा था। तो बचपन से लंबा था, लेकिन 12 फीट मेरी हाइट का अभी भी डबल है। चढ़ के ऊपर जाते थे, वहाँ पे अगर कोई आ जाए तो दोबारा वो चढ़ के वापस दोबारा नीचे जाना पड़ता था, वो भगाने के लिए आया था, क्योंकि अलाउड नहीं होता था। राइट। क्योंकि वहाँ पे चलता था स्कूल। हाँ। स्कूल जब जैसे ही ख़त्म होता था तो हम खेलते थे क्रिकेट। और वहाँ पे जो उसके गुरुद्वारे के ट्रस्टी वगैरह जो भी मेंबर है वो परेशान होते थे, तो हम टेनिस बॉल से खेलते थे। तो वो आते थे, हम टाप के दोबारा वापस नीचे जाते थे। फिर जब देखते थे उसमें से कि अगर वो गए या नहीं गए, जब वो जाते थे फिर हम दोबारा टाप के जाते थे। तो ये सब चीज़ कभी बड़ी लगी नहीं कि गिरना पड़ना थोड़ा बहुत हो गया, हाँ, अपना मिट्टी झाड़ी और आगे। एक बार ऐसे खेल रहे थे, तो मैं ट्यूशन पढ़ के आया था, खेलते खेलते वो रखा था
सीमेंट, तो उससे पैर स्लिप हुआ, मैं नीचे गिरा एकदम ऐसे नाक के बल, और मेरी ये नाक से ये टूट गई थी हड्डी। अच्छा। तो मैं उधर दोबारा भागने लग गया। फिर देखा कि नाक से खून आ रहा है, फिर घर वाले के पापा ने पहले 2 चांटे मारे, खून कैसे निकल। तो डर चोट का नहीं था, डर घर वालों का था। हाँ, और ये मेरे ख्याल से कॉमन थ्रेड थी उस दौर की। हाँ, कि डर चोट का नहीं था, माँ बाप डर का पिटाई का था। हाँ। और माँ बाप का भी एक अमेजिंग अप्रोच था कि यार वो चोट बाद में देखेंगे, पहले से सबक सिखाया हाँ, हाँ, कि तू भाग क्यों रहा था। हाँ, तू भाग क्यों रहा था। तो ये ऐसी चीजें चल रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई चीज बड़ी लगी हो या कोई चीज। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले बोलते हैं इसको। तो फिर बोलेगा ज्ञान दे रहे हो। हाँ, वो तो है। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले तो एक बहुत बड़ा इशू एक्चुअली आज कल की सोसाइटी में ये है कि हमारा अनस्ट्रक्चर्ड प्ले कम हो गया है। ये अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है, तो अब क्या होता है कि हम बचपन से ही बहुत अर्ली एज से बच्चों को अकेडमी में डाल देते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में डाल देते हैं कि आप ऐसे बैट पकड़ो, ऐसे बॉल पकड़ो, ऐसे हर चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स थे नेचर के वो कम हो गए। तो कहीं से कूदना फानना, कहीं से हाँ, इसके रैंडमली एक मेरे को इंसिडेंट याद है। कल मैं प्रैक्टिस पे गया था। अच्छा। तो वहाँ पे अंडर 16 के बच्चों का मैच चल रहा था। अच्छा। तो वहाँ से कोच ने बाहर से आवाज़ मारी एक प्लेयर को कि बेटा वहाँ से बॉलिंग करनी है। कह रहा सर बॉल की सीम खत्म हो गई, तो मेरा डालने का फायदा नहीं है। मैंने कहा है, ये कैसे हो सकता है। ये अंडर 16 के बच्चे का रिप्लाई था। हाँ। मेरे को याद है, अगर सीम फटी हुई, सीम निकली भी होती थी, हाँ। और अगर मेरे सर ने वो बॉल दे दी कि इससे डालने हो, सर इसकी तो सीम नहीं है, अनगिनत गाली, ब्लास्फेमस। हाँ, उससे चांस ही नहीं है। और वापस। तो ये हो सकता है कि आपके लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है, बट मेरे लिए सहूलियत है। कि सहूलियत चीजें खराब ज्यादा करती हैं बनाने के बजाय। अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं नॉर्मल ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करता, मतलब उबड़ खाबड़ ये वो, ताकि वो ना लगे कि भाई ये जब आप जाओगे अच्छे ग्राउंड में तो चीजें बहुत इजी हो जाती है, इजी लगे। हाँ, तो प्रैक्टिस हार्ड एनवायरनमेंट में, हाँ, धूप में, मिट्टी में, हाँ, कि मतलब रनअप अच्छा नहीं है, विकेट एकदम स्लो है, और जोर लगाना पड़ रहा है बॉल पे, बाउंस नहीं है विकेट पे, तो फिर आप जब अच्छी जगह पे जाते हो खेलने तो चीजें और इजी हो जाती है। अब ये हार्ड प्रैक्टिस नहीं है, ये हो सकता है कि एक शुरू से ऐसी आदत बन चुकी है। क्योंकि जहां से मैं प्रैक्टिस करता वहां पे आप नाना करते भी 1 किलो मिट्टी खा जाते थे। आप लैंड करते थे। अच्छा। हाँ, आप लैंड करते थे तो मिट्टी मिट्टी होती थी, और कुछ होता ही नहीं था। सिर्फ विकेट एक ऐसा पार्ट होता था जो हार्ड होता था। आप भाग भी रेत में रहे हो और आप लैंड भी रेत में ही कर रहे हो, और उसमें आपका रनअप, तो ऑब्वियसली आपकी रनअप की स्पीड भी बढ़ जाती है। अब किसी को नहीं पता था ये चीज। करेक्ट। और अभी भी मैं प्रैक्टिस वैसे ही करता हूँ कि रनअप थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो, एकदम स्टेबिलिटी ना हो, मतलब थोड़ा बहुत हो कि जिसमें ऑब्वियसली आप इंजरी ना हो, बट वैसा हो कि इंटरनेशनल लेवल जैसा ना हो। तेरा रनअप एक्चुअली वाज वन ऑफ द बेस्ट रनअप्स। जिस तरीके से तेरे पैर उठते हैं, इट्स वेरी स्मूथ, और साइक्लिकल बोलते हैं, जैसे साइक्लिकल रनिंग होती है कि पैर पूरे ऊपर तक आते हैं। तो इनफैक्ट मेरे को याद है एक बार लक्ष्मण के टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, लक्ष्मण को हम रनिंग पे काम कर रहे थे उनके साथ। तो मैंने कहा लक्ष्मण आपको ना पैर उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, तो द फर्स्ट थिंग ही सेड टू मी, कह जैसे ईशू उठाता है, जैसे ईशांत शर्मा उठाता है वैसे, मतलब एवरीबडी कुड, बिकॉज वी कुड, इफ यू लुक एट योर बॉलिंग और वी लुक एट इट, यू कैन सी द सोल ऑफ योर फुट, पैर दिखाई देते हैं पीछे, इतने उठते हैं। तो यू थिंक दैट वाज ऑल्सो परहैप्स बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग इन टफ कंडीशंस, कि अगर पैर नीचे छोड़ दिए तो फिर वो ना दौड़ा जाएगा, हो सकता ना बॉलिंग में ट्रांसलेट होगी वो फोर्स। और मैं यही सोचता हूँ कि आप जितनी टफ कंडीशन में प्रैक्टिस करोगे तो मैच खेलना उतना ईजी हो जाता है। तो अगर तू एकेडमी खोले, तू कोच हो, क्या करेगा? मैं अडेप्ट कराऊंगा। एक विकेट एक ऐसा होगा कि आपका ग्राउंड अच्छा होगा, जब आपको मैच खेलना होगा तो ग्राउंड में अच्छी फैसिलिटी होगी, रनअप अच्छा होगा, विकेट अच्छी होगी, प्रॉपर तरीके से होगी। लेकिन प्रैक्टिस पे एक आधे दिन ऐसी होगी कि विकेट स्लो भी होगी, रनअप भी खराब होगा।
अच्छा। उसमें आपके क्या होगा, एक तो बॉलिंग की अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कई बारी मैच में आप बॉलिंग करते हो तो फ्रंट लेग आपका स्लिप होता है क्योंकि गीला होता है। अगर आप 110 भी डाल दोगे तो भी नहीं सूख सकता, क्योंकि अगर ग्राउंड में ड्यू गिर रहा है तो आप कितना भी डाल दो वो स्लिप होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आपको बॉलिंग करनी है, और एक आधी बार वो होगा ही होगा। हाँ। तो उसके लिए क्या करोगे, तो अगर आप इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर एक तो वो कंप्लेंट जोन में नहीं जाओगे। सबसे खराब चीज़ प्लेयर के लिए पता क्या होती है, जब वो कंप्लेंट जोन में जाता है। ये लाइफ में नहीं है, ये तो लाइफ स्किल ही है कि अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली कंप्लेन करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे घर की हो, चाहे, बट इट्स प्रीटी मच अ लाइफ स्किल, राइट? दैट्स प्रॉब्ली व्हाई स्पोर्ट्स ज़रूरी भी इतना है। हाँ। कि आपको इतनी सारी चीज़ें झेलना सिखा देता है, इतनी सारी। लेकिन तेरे हिसाब से स्किल डेवलपमेंट का रूट भी वही है। हाँ, वही है कि आप हमेशा सेम एकदम परफेक्ट कंडीशंस में आप प्रैक्टिस मत करो, चैलेंज करते रहो कि भाई एक दिन एकदम स्लो विकेट है, एक दिन रनअप खराब है। तो ऐसे अगर आप ऐसे खेलते रहोगे तो मैच बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को वो याद आया, मैं एक लेक्चर में गया हुआ था और वहाँ पर वो डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रेनिंग होती है जिम की, उसका रियल लाइफ ट्रांसफ़र कितना होता है। तो जो लेक्चर ले रहा था वो कह रहा था कि आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई ओन प्रोसेस, एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। कह रहा है कि मैं डेडलिफ्ट करता था 150, 160, 170, मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कह रहा है मेरा 70 किलो का दोस्त एक दिन कोलैप्स कर गया और मुझे उसे उठाना था, मैं उसे उठा नहीं पाया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी 20 किलो का बार, परफेक्टली बैलेंस्ड, उस पर दोनों साइड की प्लेट्स वो परफेक्टली बैलेंस्ड, एनवायरनमेंट, ज़मीन एकदम सीधी, और उस पर मैं वो कर लेता था। पर जब वो सब चीज़ें चेंज हुई तब मुझसे उससे आधा वेट भी नहीं उठा। एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल्सो व्हाट यू आर सेइंग, राइट? कि इसकी आपका जो एनवायरनमेंट है वो उसी टास्क को कई गुना हार्ड बना सकता है। हाँ। और अगर वो टास्क आपने उस हार्ड एनवायरनमेंट में पहले कर रखा होगा तो इजी हो जाती है। हाँ, तो वो चीज़ें, और अगर एनवायरनमेंट थोड़ा इजी मिला तो फिर तो वो और बट आप ये भी सोच सकते हो कि अब आप प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस पे कोई प्रेशर भी तो नहीं है ना। हाँ, राइट। मैच में प्रेशर है, करेक्ट, एग्जीक्यूशन का, परफॉर्मेंस का, 100 चीज़ों का। तो अगर आप वही प्रेशर आप सोचो कि आपके ऊपर प्रैक्टिस में प्रेशर नहीं है बट आपका रनअप खराब है, हाँ, वो एक प्रेशर है एनवायरनमेंट का। विकेट स्लो है तो वो भी एक प्रेशर है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे, अगर आप करते रहोगे तो आई थिंक अभी जो ज़्यादा लैकिंग है वो ये है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी यार तू तो। अरे बचपन से यार, पढ़ा लिखा नहीं हो रियलाइज नहीं हुआ, 15 साल में मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि तू इतनी इंटेलिजेंट बातें करेगा। अभी थोड़ा बड़ा भी हो गया ना। हाँ। थोड़ा सा मैं फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं हम ये सारे टास्क, जल्दी हो ना। हाँ, कॉफ़ी पिलाएगा ना उसके बाद? एकदम। कौन सी वाली पियोगे? कैपुचिनो नहीं मिलेगी, नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी की तूने ही आदत डाली थी मुझे, जब तू एक बार बड़ा हाँ रीच तब आया था कि मेरे को आईपीएल में मेरे ख्याल से किसने पिलाई थी ब्लैक कॉफ़ी? साइड की जी थी, दुबई से वापस आया था पोर ओवर लेके अपना। हाँ, करेक्ट। पर वो नहीं, हाँ, उसमें साइड खींची थी वो, उसमें ना आईपीएल के टाइम में किसने पिलाई थी वो ब्लैक कॉफ़ी? हर्षल ने वो पोर ओवर। अरे मैं आपको ये चीज पिलाता हूँ और इतनी बढ़िया बना के एकदम पिला। चाय मंगवाते हैं यार, क्या तू ये ब्लैक कॉफी? चाय तो पहले प्रोटीन होता था। चाय एक मग्गा चाय कौन से वाला मग्गा? वो जो पहले यूज होता था हमारा, कहाँ? नहाने में। चल नहाने में भी होता था, वहां भी होता था, लेकिन वो एक मग्गा चाय, मुझे याद है ये वर्ड, ये फ्रेज। अरे यही ब्रेकफास्ट था भाई, एक मग्गा चाय। मैंने कहा एक मग्गा चाय के साथ में 2 फैन। हाँ, वो मैं इरफान से उस दिन बात कर रहा था तो मैंने कहा ये चाय और रस का, मैंने तो बहुत स्पोर्ट्स में देखा, ब्रेकफास्ट चाय और रस। कह रहा रस तो लग्जरी हो गई, चाय पहले चाय मिल जाए दूध वाली, वही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद रस। अब ये फैन तो कहाँ, ये दिल्ली, वहाँ, यहाँ हमारे यहाँ शिखर खाता था बहुत रस। हाँ नहीं, हमारे यहाँ पे फैन मिलते थे, पापे। कल्चरल डिफरेंसेस विद इन द सिटी। हाँ, तो पर वो एक मग्गा चाय और वो और काम चालू।
मीटर चालू। इंटरेस्टिंग बात करेंगे, चाय तो प्रोटीन होता था। तो आप भूल गए जिम के बाद हमारी क्या होती थी? चाय। तुम बोलते थे प्रोटीन पी ले, है तो सही, यही तो प्रोटीन है। लेकिन लगता था कि जो चीज आपको एंजॉयमेंट देती है वो आपको नरिश भी करती है। हाँ बिल्कुल, अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब वही करते जा रहे हो। हाँ, वही करते जा रहे हो या वही क्या करते जा रहे हो, आपने कोई ऐसी चीज ले ली जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग, जो जिनको हम वाइसेस बोलते हैं, जो प्रोवन है गलत बॉडी के लिए। लेकिन जो इस तरीके की चीजें हैं जैसे दोस्तों के साथ बैठ के चाय मतलब वो प्रिसाइज होना कि मतलब आप दोस्त के साथ बैठ के चाय पे जो चर्चा करते हैं वो बहुत जरूरी होती है। वो रिकवरी है कि नहीं है? अरे उससे बढ़िया रिकवरी कोई नहीं है। जब तक आइस बात है अपनी जगह, टाइट कंप्रेशन वो है, थेरेपी अपनी जगह, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब तक कि आदमी खुल के बाहर ना आए ना, तब तक वो रिकवरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जब तक 2 घंटे का सेशन एक हंसी का ना हो, रोज 2 घंटे का, 2 घंटे का, क्या बात है, वो चाहिए जीवन में। वो अगर नहीं है तो आप कहीं भी रह लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, जीवन खा लिया मेरे कहने में। वो 2 घंटे का एक हंसी का सेशन कर लो, यही सत्य है, ये मैं कह रहा हूँ, गारंटीड। हाँ नहीं, सही कह रहे। तो बहुत सारे लोगों को मेरे से पूछते थे कि यार नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक टाइम में 3 इंजरी 4 इंजरी, तुम 12-12 घंटे करते क्या थे? बोलो दुकान इसी से चलती थी हमारी तो। नहीं, लेकिन हमारा जो सेशन था उसमें ये पहले बिल्डअप बातें होती थी, डिस्कशन होती थी कि हम ये करेंगे, फिर वो होता था, फिर उसके बाद ये होता ना, डी स्ट्रेस का भी टाइम होता था ना, बहुत जरूरी है डी स्ट्रेस, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द इंजरी ऑल्सो। अरे डी स्ट्रेस हम कैसे करते थे? हम आते थे, अपना स्लो सिस्टम है, आपने बुलाया 9 बजे, हम आएंगे 9:30 बजे, फिर होगी चाय या कॉफी, बैठेंगे 10 साढ़े 10, फिर आप डिस्कस करोगे आज ये है वो है, फिर मैं बोलता था अरे जब होगा तब बताना। फिर वो होता था, करेक्ट, फिर हम करने जाते, तो मतलब 10:30-11 बजे तो हमारा सेशन शुरू होता था ना। तो अब सीक्रेट ये है, अब तो मैं तेरे को बता सकता हूँ कि मेरी डायरी में वो 11 ही होता था, तेरे को मैं 9 बोलता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू 9 आएगा तो 11 शुरू करेगा। बट आपको पता है मेरे को सोना कितना पसंद है, फिर भी आप मेरे को जबरदस्ती सुबह सुबह बुलाते थे। देख 9 बजे बुलाता था तो 11 शुरू होता था, तो हमारा शाम को 6 बजे तक तो इस तक आती थी, कहती कि तुम यार, तुम्हारा जब 9 बजे काम शुरू होता है तुम 6 बजे कैसे खत्म करते हो, 7 बजे कैसे खत्म करते हो? मैंने कहा थोड़ा स्पोर्ट्स का प्रोसेस अलग है। स्लो लोग बहुत है मेरे पास, स्लो, बट एवरीबडी लाइक्ड टेकिंग दैट टाइम। दिस इज ऑल्सो कल्चरल डिफरेंस है, ये इंडिया में अलग है, यूके में अलग है और ऑस्ट्रेलिया में अलग है। एवरीवेयर पीपल प्रेफर डिफरेंट प्रोसेसेस, पर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सही या गलत है। हाँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप का जो प्रोफेशनल रिलेशन है ना, अगर आप का वहीं पे इमोशनल रिलेशन किसी के साथ वो कनेक्टिविटी बन जाती है, तो चीज़ें आप ज़्यादा इंजॉय करने लगते हो वर्क प्लेस पे, और लगता है कि उसका आउटपुट भी बेटर होता है। हाँ ऑब्वियसली। अब अगर आपका कोई टीममेट है, ऑब्वियसली मैं क्रिकेट की बात कर सकता हूँ, या आप हो, चलो मैं आपके साथ रिहैब कर रहा हूँ, अब अगर मैं आऊँगा वो करूँगा और चला जाऊँगा, तो मैं होटल के कमरे में भी क्या करूँगा? वहाँ मैं आता हूँ, मैं जानबूझ के 6 बजे तक बैठता था, क्योंकि मेरे को ही पता भाई मेरे पास वापस जाके कुछ करने को है ही नहीं। करेक्ट। तो आदमी को आदमी तो चाहिए भाई, ऑब्वियसली बातचीत करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। अगर वो सब चीज़ नहीं होंगी लाइफ में तो खोखलापन है। लेकिन वो खोखलापन आजकल जो सोशल मीडिया से भरा जा रहा है, मेरे साथ इसके बारे में क्या विचार है आपका? वो इन अ वे वो ठीक भी है कि जिसको जरूरत है, अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हो तो। बट लेकिन तेरे पास अगर चॉइस हो, हाँ, कि दोस्तों के साथ बैठ के या परिवार के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने की या पॉडकास्ट देखने की, मतलब ये तो खैर अलग पॉडकास्ट, ये तो देखना चाहिए, लेकिन पॉडकास्ट मत बोलो, कुछ और बोलो। ठीक है, सोशल मीडिया इस तरीके का अगर आप देखें तो अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि वो चॉइस हमारी अलग है और करंट जनरेशन की अलग है। हाँ, क्योंकि अभी तेरी मेरी भी जनरेशन में एक जनरेशन का फर्क है, लेकिन जब से सोशल मीडिया ने पिकअप किया है वो तेरे बाद ही हुआ है, आई गेस वो तब तक तेरी आदतें भी सेट हो चुकी होंगी सोशली इंटरैक्ट करने की लोगों से। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी अगर आप जाओ तो देखो, जैसे मेरे पापा हैं,
अब उनको सोशल मीडिया क्या होती है उनको कोई आइडिया नहीं है, तो वो उनको चाहिए भाई मेरा रूटीन सेट है, मैं रूटीन के हिसाब से चीज़ें करूँगा, मेरे को इतना टाइम पत्ते खेलने हैं तो खेलने हैं, इतने टाइम की वॉक है तो है, इतने टाइम की शाम को बैठ के पॉलिटिक्स ये वो पंचायत लगेगी तो लगेगी, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, ठंड हो, कंबल लेके भी बैठ के वो पंचायत लगती है घर के बाहर। और वही खुशी का बहुत बड़ा साधन है। हाँ, कि मतलब आप बिजी हो। अभी मेरे को पता नहीं, अब जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यार तू ज्यादा इंटेलिजेंट की बातें मत कर। उसने मेरे को यहाँ तो कर उसने मेरे को बताया था कि अगर आप 2 साल तक अपने बच्चे को स्क्रीन दिखाते हो तो डोपामाइन हार्मोन बनना ही बंद हो जाता है, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है वो। हाँ, तो अब ये नहीं पता था किसी को भी, तो अब जैसे काशी है मेरी बेटी, उसको अब जब हम अपनी लाइफ उसके आसपास जीते हैं कि अगर वो आती है तो हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी बंद, फोन चला रहे हैं तो फोन बंद, तो हम उसको एंगेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में रहे। उसने वॉकिंग करनी स्टार्ट करी तो वॉक करेगी, खेलेगी, कुछ भी खेले। जो मैं आया तो गार्डन में खेल रही थी। तो उसके आसपास नो फोन नो स्क्रीन, और वो वही करते हैं बच्चे जो आप कर रहे हो। हाँ, क्योंकि वो तो अगर उनको सिखाना है तो आपको एग्जाम्पल। हाँ, ये मेरे को भी अभी रियलाइज हुआ कि भाई बोल के बच्चे नहीं देखते, एग्जाम्पल से बच्चे देखते हैं। जो देखते हैं वो करते हैं, तो उनका सीखने का तरीका वही है ना। बचपन से हमें कब समझ आया कि मैं क्रिकेटर इंटरनेशनल खेल सकता हूँ या अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल सकता हूँ? ये कभी नहीं सोचा था, अपने आप होता चला गया। अपने आप होता चला गया। रियली? मैंने पहले जब स्टार्ट किया था टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था, लोग पैसे देते थे, बॉलिंग करता था, एक मैच खेलता था उस टाइम पे 500 रुपये भी बहुत लगते थे। हाँ, इकोनॉमी चल रही थी। अमीर आते जाते को इंसान, अरे चल मेरे पास 500 है। हाँ। वैसे वैसे खेलता रहा। फिर मेरे को एक मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तेरे पास तू बॉलिंग अच्छी करता है, क्यों नहीं किसी क्लब में ट्राई करता। तो फिर मैंने पापा के पीछे पड़ गया कि भाई मेरे को क्लब में जाना। क्या एज थी उस टाइम? 15-16 साल का था। अच्छा। फिर पापा कहते क्या करेगा यार, अच्छा, टाइम पास कर रहा कर लेना का, नहीं यार मेरे को जाना है, जिद पे। पढ़ाई में कैसा था? 7वीं तक घिस घिस के पास हुआ, बट 7वीं से 10वीं तक पढ़ा हूँ तो एकदम परफेक्ट तरीके से पास हुआ हूँ। 10वीं में मेरे को याद है कि मैं टोटल 2 महीने पढ़ा था। उस टाइम पे मैं क्लब ज्वाइन कर चुका था। अच्छा। और मैं आराम से 60% नंबर लेके मैं पास हो गया था। वेरी गुड। पापा बड़े खुश होंगे। पापा से ज़्यादा मैं उस टाइम बोर्ड का रिजल्ट आता था साइबर का, फिर कंप्यूटर तो पता ही है आपको कैसे होते थे। घर पे तो होता है, तो चांस ही नहीं, कौन चलाएगा माउस। तो देखा मैंने सबसे पहले क्या देखा, पास के फेल, रिजल्ट पास, उसके बाद नंबर चेक लिखे, चप्पल में था, चप्पल छोड़ के साइबर कैफे पूरा पटेल लगा जगा दिया, मैं पास हो गया। अच्छा। और सोशल स्टडीज में कितने नंबर आए थे भाई? 70 आ गए क्या? 88 नहीं यार, 88। तो सोशल इसीलिए इतना सोशल है तू। फिर सोशल स्टडीज में 88 आए हुए हैं। मेरे पापा को मैंने बोला पापा नंबर, अबे पास हो गया यही बहुत है तुझसे। अच्छा, सुने नहीं मतलब ही नहीं हमें। तुम्हें तो लग ही रहा था तू पास होगा, जिस हिसाब से तेरी हरकतें थी, तू खेल में जाता रहता था, पता नहीं। लेकिन 2 महीने पढ़ा, एक्चुअली मैं पास हो गया था। पर मेहनत करी होगी, मतलब ऑब्वियसली समझी होंगी चीजें। हाँ, नहीं 2 महीने मैंने एक्चुअली रात भर पढ़ के, मतलब मेरे को याद है कि मेरा मैथ्स का पेपर था, तो जब सेंटर था उससे सुबह हमारे ट्यूशन सेंटर कोच ने बुलाया, एक पेपर लिखवाया। अच्छा। सुबह 5 बजे बुला के। अच्छा। कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। उन्होंने वो पहले एक पेपर मैंने वहाँ दिया, फिर जाके वो पेपर मैंने मैथ्स का दोबारा जाके बोर्ड में दिया था। कमिटमेंट पूरी दिखाई तूने उसमें। हाँ, मतलब जो चीज़ करनी है दिल से करनी है, ईमानदारी से करनी है। जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे तो आउटकम आना ही आना है। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं बताता, इतना बता दो। किया ऐसा, इतना डीप में मत जाओ यार, अपनी डीप इतनी थिंकिंग है नहीं। देखो नहीं, पर उभर के तो आ रही है ना। वो आपकी आ रही है। और बाल ऐसे थे हमेशा से? हाँ, एक बार ही मेरे को याद है 11वीं में जब गया था गंगा इंटरनेशनल स्कूल में। गंगा इंटरनेशनल स्कूल मेरे को नहीं पता तो इंटरनेशनल स्कूल का एजुकेटेड है। बाद में हूँ उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा।
तो तब गया था, और उस टाइम पे मैं अंडर-19 इंडिया खेल के आया था। अच्छा, राइट। तो मेरी मम्मी को था, और मैं इंग्लैंड से आया था पहला टूर करके। मैं सो रहा हूँ, मतलब रात को या कुछ भी, शाम को मैं आया, अगले दिन का स्कूल था। तो मैंने बोला मम्मी सोने दो, मैच खेल के आऊँ। मम्मी कह रही नहीं। मेरी मम्मी को था कि जब ये घर पे रहेगा तो ये घर में नहीं रहेगा, स्कूल जाएगा। अच्छा। मैंने कहा मैं बैरिस्टर थोड़ा ना बन जाऊंगा भाई एक दिन की पढ़ाई से। कह रही नहीं, स्कूल जाएगा। अच्छा। मैं स्कूल गया, वहाँ पे एक वाइस प्रिंसिपल साहब थे, और मैं क्लास में सो रहा। एक तो जेट लैग, और समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, और अपने को पता नहीं था जेट लैग होती क्या पहले तो। अच्छा। मैं कहा नींद क्यों आ रही है, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो अब उनको थोड़ा प्रॉब्लम थी कि आप पढ़ाई में अगर अच्छे नहीं हो और स्पोर्ट्स में अच्छे हो। इंडिया अंडर-19 खेल के आए, इसका कोई मतलब नहीं। एक और टीचर थी, वो तो अलग ही सुनाती थी भाई साहब। अच्छा। इकोनॉमिक्स की टीचर थी, और मैंने हवाबाजी में क्या ले रखा था, कॉमर्स विद मैथ्स। ओहो, एम्बिशियस भी तो बहुत है ना बचपन से। गिरे तो भी टांग ऊपर। फिर तो उन्होंने बुलाया, कह रहे बाल क्यों नहीं कटे हैं? सर मैं कल आया हूँ, मैं क्या करूँ? उन्होंने मेरे बाल पकड़े और असेंबली में ले जाके खड़ा कर दिया। नहीं यार, सच में। इंडिया अंडर-19 कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम भी बेशरम हैं, हंस रहे थे। मेरा दोस्त कहता है यार तेरे को कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे ऐसे। मैंने कहा यार क्या कंप्लेंट? फिर मैंने सर को बोला, फिर सर ने बोला प्रिंसिपल को कि वो कल खेल के आया है, तुम क्या, एक तो वो स्कूल आ रहा है भाई, सब कुछ कर रहा है, एटलीस्ट थोड़ा तो इज्जत दो यार लड़के को। इज्जत मत दो, कंसेशन दो। कि भाई थोड़ा तो आदमी को टाइम लगता है चीजें करने का। अभी वो आया उसकी, तो प्रिंसिपल ने फिर बुला के टीचर्स को बोला कि भाई ये थोड़ा स्पेशल केस है, तो इनको छोड़ दो, जो करते हैं करने दो। अच्छा। फिर उसके बाद से थोड़ा लीनियंट हो गया था। एक हमारे अकाउंट्स के टीचर बहुत अच्छे थे। अच्छा। उन्होंने सिखाया था डेबिट जो निकलता है, क्रेडिट जो आता है, उसके बाद ही पता चला था। काफी काम आ रहा होगा आजकल। मैसेज आता पता चलता है डेबिट का और क्रेडिट का। गुड। पर काटे नहीं कभी बाल? नहीं, शुरू में यार, शुरू बाल तो कटवाऊंगा यार, वो स्टाइल, लेकिन लंबे लंबे रखे हमेशा। स्टाइल सामने नहीं आते थे बॉलिंग में। और वो भी तो बहुत पहनता था लॉकेट वगैरह भी उस टाइम पे। अभी पहनता है क्या? बट उस टाइम पे इकट्ठे हो रखे होते थे। हाँ, वो भी माथे में लगते थे, बाल भी सामने आते थे। मैं सोचता था, मैंने कहा काफी चैलेंज नहीं है बॉलिंग में, एडवर्सिटीज के साथ बॉलिंग कर रहा है। देखो विजन कितना क्लियर हो गया। उनके बीच में से देख रहा था, तो टारगेट उसके बीच में जब भी देख रहा था और हिट कर रहा था। अभी यही तो चाहिए, मुश्किल कैसे बनाना है। पर लंबे बाल रखे क्यों? ऐसा लगता था कि ऐसे मैं, मतलब उसमें पावरफुल फील होता था कि मैं आ रहा हूँ, बाल बाउंस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है शोएब अख्तर जब भागता था तो वो ऐसे दिखता, तो वो अच्छा लगता था। हाँ, तो एक इंटिमिडेट करना बैट्समैन को। हाँ, तो वो वैसा लगता था। बट ऑब्वियसली शोएब अख्तर और मेरे स्ट्रक्चर में बहुत ही फर्क था। हाँ। तो वो देख के अच्छा लगता था। बट फिर बाद में रियलाइज हो कि भाई आदमी को अपने दायरे में रहना चाहिए। फिर मैंने कटवा लिया। तो बहुत लेट कटवाए बाल तो तूने? हाँ, फिर उसके मतलब प्रतिमा के कहने पे कटवाए होंगे तूने? नहीं, प्रतिमा ने आज तक कभी किसी चीज के लिए, उसको पता है भाई ये इसको जो करना है इसको तभी करना है, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है। प्रतिमा मेरे को बोलती है दीवार, किसमें सर मार लो। नहीं, मार लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना ही फूटेगा। तो इसलिए उसने छोड़ रखा है कि भाई इसको छोड़ दो। अच्छा। सो इंजरीज बहुत हुई हैं, और एक बॉलर की आई थिंक यही जीवन है कि इंजरीज से तो डील करना ही पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। याद है सारी इंजरीज मैंने लिखी हुई हैं, खाली ये समझने के लिए कि उस टाइम क्या महसूस हुआ, कैसे डील किया। अब तो ये मेरे को नहीं पता था कि बचपन से ही इतना वो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, देसी के फर्क ही नहीं पड़ता, टूटो फूटो चोट लगे आगे बढ़ो। मतलब मेजर इंजरी जो मेरे को याद है वो एक एंकल सर्जरी है, छोटे मोटे निगल तो चलते 2008 की। तो एक मैंने नोट की, 2008 में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था पैर में, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, याद ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, उसमें इंजेक्शन लगवा के मैं खेलता रहा था। हाँ, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खेलना था। अच्छा कर रहे थे नहीं, खेलना था। तो इतना पता था कि भाई अगर खेलना है तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी। और कभी मैंने बोला फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। उन्होंने बोला, तो जब हम स्कैन करवाने गए
फिजियो ने बोला था कि फ्रैक्चर है, तो मैंने कहा इसका हल क्या है, तो कह रहे नम हो सकता है। मैंने नम कैसे हो सकता है, अगर इंजेक्शन में दे दे भाई। अच्छा, हर मैच से पहले 2 इंजेक्शन और चल। हर मैच से पहले 2 इंजेक्शन? कितने लिए होंगे टोटल इंजेक्शन? कितने, शायद 7-8 मैच थे, तो आप लगा लो 16-17। हाँ क्या फर्क पड़ रहा है? खाली नम करने के लिए नम किया, और दिमाग में कभी नहीं आया कि इससे आगे क्या होगा, आगे का सोचना ही नहीं। पता ही नहीं, देख लेंगे जो होगा। और एक फनी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था 2011 में वेस्ट इंडीज में। आप ही थे? हाँ मैं ही था। याद है क्या हुआ था? फुटबॉल खेले थे, मेरे और पीके की टक्कर हुई थी। हाँ तो मेरे यहाँ से कट गया था। हाँ तो मैं ऐसे आँख पकड़ के जा रहा था ड्रेसिंग रूम, हाँ और डॉक्टर ने बोला था कि टांके लगेंगे, स्टिचेस लगेंगे। हाँ। तो आपने बोला अरे रुकना, टेप। और वो भी कौन सी? स्टेरी स्ट्रिप्स लगाई थी, प्रॉपर टेप्स थी वो। अच्छा, वो मुझे पता नहीं, सीधी वो भी करके। कौन सी, वो ऐसे थोड़ी। और आँख मेरी काली थी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। तो हमने एक्चुअली तेरा वो हेड इंजरी क्लियर कर ली थी, हेड इंजरी नहीं थी, तो वो हमने स्कैन्स वगैरह करा लिए थे। खाली हमें डील करना था इससे, अगर स्टिचेस लगते तो 100% हमें मैच छोड़ना ही था। सेकंड लास्ट मैच था, लास्ट मैच था डोमिनिका रिपब्लिक में। करेक्ट करेक्ट, और क्रूशल गेम था मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि वो उस टाइम पे अगर आप जीतते हो तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं, वो मेस हमारे पास रहता है इंडिया के। हाँ मेस रहता, और पहला इंस्टेंस होता वो जब हम बाहर जाकर बोथ वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों जीते हैं। अच्छा, आई थिंक वो भी कुछ इतना होता। नहीं पता था। हाँ नहीं, ऐसा सोच के नहीं हम कर रहे थे कुछ, बट ये मुझे बाद में पता चला। तो उस टाइम पे फिर हमने वो स्टेरी स्ट्रिप्स लगा के, और आपने मेरे को बोला था नेट में बॉलिंग करते कोर पकड़, कोर। मैंने कहा भागते टाइम कोर कैसे पकड़ूं, मेरे को नीचे दिख नहीं रहा। फिर अब मेरे को याद है आपकी और माही भाई का कुछ हुआ था। नहीं माही का नहीं। तो मैंने डंकन ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक। मैंने कहा डंकन का मतलब आई डोंट थिंक ही विल बी रेडी फॉर टुमारो। तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, डंकन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि ओके, मैं मेडिकली उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतने में पीछे से निकले माही, और माही ने बोला लंबे तू मुझे आज चाहिए, और तूने बोला मैं खेल रहा हूँ। अरे मैंने कहा यार हम डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे कैप्टन ने बोल दिया मैं खेल रहा हूँ। तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ आई थॉट कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली देश के लिए खेल रहे हो एक चीज़ है, पर अगर आप कैप्टन ने बोल दिया कि मुझे, तो दैट वाज ऑल्सो योर इमेज इन द टीम, राइट? डिपेंडेबल, वर्क हॉर्स, जो हर एडवर्सिटी में गिव अप नहीं करेगा, खड़ा रहेगा और कर देगा। हाँ, मतलब मेरे को वो था कि माही भाई ने बोला खेलना है मेरे को, मतलब वो मैच से पहले जब हम नेट में बॉलिंग कर रहे थे, तो उसके बाद मैच वो टीम मीटिंग हुई थी। तो माही भाई ने मेरे को बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तू ये मैच खेले। मैंने कहा आपने बोला तो मैं खेलूँगा, बात ही ख़त्म। तब उन्होंने जब ये सब चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि खेलना है तो खेलना है, बात ही ख़त्म। क्योंकि जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप आगे का सोचते हो ना कि अगर मैच में कुछ होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। गोली खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, देख लेंगे। खेलना है तो खेलना है। एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग कि माई जॉब इन दैट टीम और इन एनी टीम और समवन मेडिकल प्रोफेशनल इन दिस हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट, उनका जो रोल रहेगा टू हाईलाइट द रियलिटी ऑफ थिंग्स, द फैक्ट्स, and express the risk. But then there are situations when people will take risks, और ऐसा बहुत हुआ है हर वर्ल्ड स्पोर्ट में या नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं लोग, you know, हाँ, मेरे को भी याद है मेरा 2015 का वर्ल्ड कप कैसे मिस हुआ था। ऐसे ही मिस हुआ था कि मेरा ITB राइट नी का दर्द हो रहा था। तो डंकन ही कोच थे उस टाइम पे, तो हमारा लास्ट टेस्ट मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो उसके बाद वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में। तो डंकन ने बोला कि आई थिंक यू शुडंट गो। तो मेरे को मतलब ख़राब लग रहा था अंदर से कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन डोमिनेट कर रहे थे हमको। क्योंकि शामी भी नया था उस टाइम पे और उमेश को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने बोला डंकन आई कांट सिट एंड वॉच माई टीम सफर। तो कह रहा व्हाट डू वांट टू डू। मैंने कहा बुला डॉक्टर, इंजेक्शन दे और चल। तो उसमें भी मैंने हर एक सेशन में एक इंजेक्शन लिए। तो हमने टोटल 4 सेशन फील्डिंग कर दी, 4 इंजेक्शन लिए थे। फिर वो हील ही नहीं हो पाई इंजरी, तो मेरा 2015 का वर्ल्ड कप मिस हो गया था। राइट।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जिसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ा, बट मेरे को उस चीज़ का वो नहीं रहा, क्या कहते हैं, मलाल नहीं रहा कभी कि भाई नहीं मैं अगर नहीं खेलता तो 2015 का वर्ल्ड कप खेलता। ठीक है, वर्ल्ड कप इज़ अ बिग थिंग, बट उस टाइम पे क्या चाहिए। हाँ, कि मतलब आई कांट सी माई टीम सफ़र। तो वो उस टाइम पे जज्बातों में, मतलब लोग मेरे को बहुत बोलते हैं, या जैसे कि इवन फैमिली बोलती है कि भाई नहीं तेरे को ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए अपने बारे में, और वो सब कभी नहीं सोचा। लेकिन जो ये सही टैग था, वर्क हॉर्स ऑफ द टीम, ऐसा तेरे को फील होता था कि ये शायद ये मेरा रोल है टीम में? मैंने कभी टैगों पे ध्यान नहीं दिया डॉक्टर साहब, सच में, कि वर्क हॉर्स ये वो। मेरा सिर्फ एक एम होता था, टीम को जिताना है। तो कभी भी ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि कोई क्या बोल रहा है, मीडिया क्या लिख रही है, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब आप उस लाइन में जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये भी उनकी एक जॉब है कि आपको कुछ ना कुछ वो देना है। ठीक है, आपका काम क्या है? मेरा काम बॉलिंग करना है, मैच जिताना है। तो मैं अपने काम पे ध्यान देता था। पहले इन सब चीज़ों को मैं डिफरेंटली लेता था, अब टोटली एकदम डिफरेंटली लेता हूँ। और ड्रेसिंग रूम में भी पूरा मस्ती का माहौल रहता था। ड्रेसिंग रूम, we had a good dressing room, right? Dressing room, I'm sure dressing rooms are always nice, but I think as a player you don't miss playing cricket, you miss the atmosphere of the dressing room. Exactly what Lakshman said, as he was, and Lakshman of all people, I think वो शिखर से भी उस दिन मैं बात कर रहा था, of all people he didn't like, वो बहुत ज़्यादा बैंटर करते नहीं थे, वो उसको एंजॉय करते थे। हाँ, राइट। तो ही सेड कि यार मैं ये जब छोड़ूंगा ना तो मुझे ड्रेसिंग रूम मिस होगा यार। इसीलिए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जो माहौल होता है ना, वो आपको अपने आसपास क्रिएट करना बहुत, इसीलिए बोलता हूँ 2 घंटे की जो हंसी होती है वो कर लो तो जीवन इजीली निकल जाता है। और ड्रेसिंग रूम में कैसे कैसे खेल बनाते थे? कोई नहीं, ऐसे बॉल दी क्या हुआ था एक बार हम बॉल रोल कर रहे थे, वो बॉल वाली गेम खेल रहे थे। हाँ, कि कहीं वो बॉल उस बॉल के जितनी नजदीक जाएगी वो जीतेगा। तो किसी की आपकी नहीं गई थी। हाँ। तो मैंने बोला कुछ नहीं तो दुआओं से पहुंचा देंगे, तो दुआओं से पहुंचा देंगे। और ये छोटी छोटी हंसी मजाक और ये ऐसा लाइट रखता था। हमें भी ये अभी फनी नहीं लग रहा, लेकिन एकदम इंसिडेंट पे आता है ना वो, जब एकदम राइट टाइम पे आता है तो आदमी नीचे गिर जाता है। तो वो उस टाइम पे आदमी रियलाइज करता है भाई ये कितनी फनी चीज थी। और आप मेरे को 10 चीजें कराते थे रिकवरी के लिए। हाँ, और उस टाइम पे एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि तुम लोगों को, और नॉट जस्ट यू, मेरे ख्याल से टीम में बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी रिकवरी के बारे में, कि अगर हमने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेन किया है तो उसको रिकवर होना है, तब वो अगले काम के लिए, अगली बार, अगले बाउट ऑफ वर्क, मेहनत के लिए फिर रेडी होगी। तो उसमें फिर उस टाइम पे जो रिकवरी स्ट्रैटेजीज थी उसमें चॉइस दी जाती थी। और तुझे मैं चॉइस देता नहीं था, मैंने कहा तुझे सारी करनी है। मुझे सारी करनी है, और ऐसे ही आपने इंग्लैंड में भी टेस्ट मैच मेरे को सारे खिलवाए थे। तो तूने वो मुझे याद है एक्चुअली कि लास्ट टेस्ट मैच था ना, हाँ, जब ओवल में और उसमें तू और पीके दोनों को इंजेक्शन लगा था। हाँ, और फिर वो चॉइस थी कि डंकन ने पूछा था कौन खेलेगा, तो आपने बोला ईशान है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। और तूने क्या बोल के निकला था? हाँ, हम तो माता का माल है, हमें खिला दो और क्या, हम रेडी हैं। बट दैट वाज आल्सो द ट्रस्ट in your, not that PK was any less a warrior. I mean, he's supremely skilled, but he wasn't actually ready. But you were, you were there. But whenever that opportunity came, you always picked it up nicely. इतनी तारीफ कर रहा हूँ मैं तेरी आज। अरे भाई साहब, मेरे को पता है उस टाइम पे मेरी क्या हालत होती थी, तुम तारीफ तो कर लो। मेरे को पता है मैं कैसे झेल रहा था वो। हाँ, मैं एक्चुअली उसके बाद हुआ था ना वो सर्जरी, उसके बाद करी थी। तो अनस्टेबल था यार एंकल। नहीं, उस टाइम तक मेरे को ऐसा लगता कि मेरी बॉडी बिल्कुल खत्म भी हो गई थी उस टाइम तक। लास्ट टेस्ट मैच 8 टेस्ट मैच थे, लंबे 8 टेस्ट मैच, और जिसमें से पहले 2 टेस्ट मैच में याद है आपको जैक इंजर्ड हो गया था हैमस्ट्रिंग पहले सेशन में। हाँ, लॉर्ड्स में पहले सेशन में, सेकंड टेस्ट मैच में भज्जू भाई इंजर्ड हो गए थे। हाँ, ऑब्लिक में कुछ हुआ था। करेक्ट। उसमें मेरे ख्याल से 11 इंजरीज हुई थी उस टूर पे, उस इनफेमस टूर, और करके भी क्या आए थे। और हम खेलते भी 4 बॉलर से थे, जिसमें से पहले सेशन में एक पैक। टफ, दैट वाज वेरी टफ। मेरे को याद है मैंने कितनी बॉलिंग करी थी, सपने में भी कंधा ही होता था।
तो रोकना पड़ता था, भाई रुक जा, रात हो रही है। लेकिन हंसी मजाक में निकल गया वो टाइम भी। हाँ, हमारा तो आपका तो निकल गया, हमारा मजाक उड़ा उड़ा के रात को उठा नहीं जाता था, ऐसा लगता था कि मैं 70 साल का हो गया। लेकिन कितना प्रिसाइजली फिर कोशिश करी विद व्हाटएवर वी हैड अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स साइंस भी बहुत मूव कर गई है तब से। हम 12, 13, 14 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो भी कर सकते थे, चाहे वो सप्लीमेंट्स थे, चाहे वो प्रोटीन था, चाहे वो कंप्रेशन थी, चाहे रिमेंबर वो करते थे कि वॉकिंग आफ्टर द बॉलर्स लेट आने अलाउड हैं, हाँ, पर उनको फिर वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक्स। तो लॉट ऑफ रिकवरी स्ट्रैटेजीज आल्सो। उनका तुझे लगता है कि वो बाद में भी तेरी हैबिट में आई वो चीजें? आइस बात स्पेशली मेरी हैबिट में आई। सप्लीमेंटेशन अभी सप्लीमेंटेशन पे बहुत अब काम करना शुरू कर दिया। डाइट का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा, रिलैक्सेशन। हाँ, कि मतलब बॉडी, आइस बात का बेस्ट चीज़ क्या होती है कि सोने में बहुत अच्छी हेल्प करती है, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा खेलते हो तो थकावट से आपको नींद नहीं आती है कुछ भी, और आइस बात से नींद बहुत अच्छी आती है। उस नींद भी एक रिकवरी थी, आपने बताया था। हाँ, एब्सोल्युटली। नींद, आइस बात, फोम रोलिंग, खाना, रिलैक्सेशन, बुक पढ़ना, म्यूजिक सुनना। बुक तो नहीं पढ़ती थी, बुक तो पढ़नी मैंने पढ़ के भी सुनाने की कोशिश की तुझसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। नहीं हो सकता था। हाँ, गंगा इंटरनेशनल में काफ़ी पढ़ लिया ना तो बहुत हो गई। हाँ, नहीं, लेकिन इट वाज वेरी लर्निंग कर्व आई थिंक फॉर एवरीवन। हाँ, बट इंजॉयबल टाइम था, कि मतलब मज़ा बहुत आया था। आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई मज़ा बहुत आया था। और ये लगता है कि जो हैबिट्स फॉर्म होती हैं इस तरीके की, वो फिर लाइफ लॉन्ग रहती हैं। हाँ, अगर आपको रिजल्ट दिखता रहता है तुरंत, कि आपको पता है, जैसे मैंने वो 10 रिकवरी कर रहा था, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं 8 टेस्ट मैच मतलब खेल पाया। एग्जैक्टली। हाँ, नॉट एन ईजी थिंग। नॉट एन ईजी थिंग। एक मुझे याद है टाइम 2015 का, जब काफ़ी स्ट्रगल हुआ था इंजरीज का, उसके बारे में बता मुझे। 2015 ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वो वही वाली सीरीज थी जिसमें मैंने इंजेक्शन लगवाए थे। मतलब मेरे वो आईटीबी में कुछ हो गया था, उसकी वजह से नी दोनों आपस में कुछ हो रहा था, तो पता नहीं वो आईटीबी फ्रिक्शन। हाँ, तो नी में दर्द हो रहा था। हाँ, तो लास्ट टेस्ट मैच था मेलबर्न में, तब मेरे को तब मैं देख रहा था, वो उमेश भी थोड़ा यंग था और शामी भी, और मैं खेल रहा था। तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला था कि रूल आउट करिएगा, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप था। तो मैंने वो देखा और बहुत अजीब लगा था कि मतलब अपनी टीम को देख रहे हो कि वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने डंकन को, डंकन आई वांट टू गो इन, कह रहा बट हाउ विल यू गो, यू कांट इवन जॉग प्रॉपर्ली। तो मैंने बोला कि मैंने इसमें, मेरे को ये एक बार इंजरी हो चुकी है लेफ्ट लेग में, तो इसमें इंजेक्शन लगवा के आप खेल सकते हो। कह रहे आर यू श्योर देयर इज अ वर्ल्ड कप कमिंग? मैंने कहा आई नो दिस वर्ल्ड कप इज कमिंग बट आई कांट सी माय टीम सफरिंग। तो मैंने ऐसे हर एक सेशन में एक इंजेक्शन लेता था, वो नम करने का। हर सेशन में? हर सेशन में। तो क्योंकि वो दर्द होता था यार, पता नहीं, वो बहुत इरिटेटिंग वाला बहुत इरिटेटिंग पेन होता है उसका। और वो कहते हैं कि वो ज़्यादातर मैराथन रनर्स को होता है। हाँ, मतलब वो एक्चुअली पेल्विस ड्रॉप के कारण होता है, फटीग भी हो जाता है, मतलब बहुत सारे उसके फैक्टर्स रहते हैं, पर हाँ रनर्स में काफ़ी होता है वो। हाँ, तो मैंने वो इंजेक्शन लिया और चालू। फिर उसकी वजह से वर्ल्ड कप मिस हुआ था मेरा 2015। दुख हुआ? थोड़ा सा हुआ था, बट एटलीस्ट अपने आप को शीशे में देख पा रहा था। वर्ल्ड कप खेलता तो शीशे में नहीं देख पाता कि मैंने वो चीज़ नहीं कर पाया जो मेरे को करनी थी। कर सकता था अगर पुश करता, लेकिन नहीं किया तो उसका गिल्ट ज़्यादा रहता। उसमें ट्रिगर क्या था जब ये सब डिसीजन आया दिमाग में? उसका ट्रिगर क्या था? एमएस ने कुछ बोला था या डंकन ने कुछ बोला था या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला था। जब माही भाई को पता था कि ये कुछ ना कुछ काम करेगा ऐसा उल्टा, तो जब मैं गया फील्ड में, उन्होंने बोला कि तू फिर आ गया, तो मैंने बोला माही भाई ऐसे, ठीक है। तो जब एक टाइम एक सिचुएशन आई थी मैच की, वो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा था, रिजल्ट नहीं आता उस मैच में, तो हम फील्डिंग करने जा रहे थे, और जब मेरे बहुत ज़्यादा हो गया, जब उसका नमनेस का भी मतलब पूरा इफेक्ट ख़त्म हो गया और दर्द हो रहा, तब मैं लिम्प करते हुए जा रहा था। फिर माही भाई ने बोला था कि
लंबू अकेले छोड़ दिया, नहीं ये कब हुआ था, ये आखिरी, हाँ तब तक ये, तब उन्होंने बोला लंबू अकेले छोड़ दिया, तब मेरे को बहुत दुख भी हुआ था। तब तक पता नहीं था कि माही भाई का लास्ट टेस्ट मैच है। ओह राइट। तब उन्होंने बोला माही भाई सॉरी यार, मैं सच में, कह रहे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, जा, मेरे को पता है। तो उनको पता है कि भाई ये जब तक इसके अंदर है तब तक ये खेलेगा ही खेलेगा। अब इसका नहीं हो पाया तभी इसने मना कर दिया। तो फिर जब हम लोग टेस्ट मैच खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, फिर माही भाई ने अनाउंस किया, मतलब दर्द घुटने में भी हो रहा था, सर में भी हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा किधर हो रहा है, दोनों का मैच हो रहा था। मतलब ऑब्वियसली इट वाज वेरी पेनफुल कि यस मैंने बहुत सारे कैप्टन के अंदर खेला है, बट वो एक ऐसा आदमी है कि ही ट्रीट मी लाइक हिज यंगर ब्रदर, कि जब गेम की नॉलेज समझ में आई, गेम के बारे में जानना, अपनी गेम के बारे में जानना समझ में आया, तब मैं माही भाई के अंडर खेला था। तब मतलब प्रॉपर तरीके से तीनों फॉर्मेट के कैप्टन वो थे। तो कभी आपने, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अगेंस्ट, उनके साथ में खेलने में ऐसा लगता था कि भाई ये एक ऐसी है कि मतलब उनकी इमेज कैसी है टीम में, बड़े भाई की तरह, कि उनका रूम संभाल लेगा, हाँ ये संभाल लेगा, रूम खुला बैठा है, संभाल लेगा, रूम खुला है, जिसको जो मन है वो जाके सब चले जाओ, बात कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो आदमी, और मैं ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलता था, तो ऐसा लगता था कि अब कैसे चलेगी गेम। राइट। तो जाके फिर माही भाई ने जब किया, और सरप्राइजिंगली वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। जब भी मैच के बाद में मेलबर्न ड्रेसिंग रूम में आइस बाथ वगैरह लेने के बाद में सब शावर लेते थे, तो वो अकेले रोते थे कि मैं अब ये वाइट जर्सी टीम मतलब अपनी देश के लिए नहीं पहन पाऊंगा। और ये जब मैच हो गया तब मैं उनके रूम में गया, माही भाई मत लो यार, क्या कर रहे हो। तब तक अनाउंस भी नहीं किया था उन्होंने, टूर के बाद अनाउंस किया था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट। तो मैं भाई क्यों कर रहे हो, हमारा क्या हुआ। कह रहे अबे लंबू तू संभाल लेगा, टेंशन मत ले। और उन्होंने सरप्राइजिंग 94 पे लिया, इजीली 100 कर सकते थे अपने। फिर उनसे मेरे को सीखने को मिला कि ये एक नंबर है। अभी जैसे लोग मेरे पास आते हैं कि भाई तूने 100 टेस्ट मैच खेल लिए, और एक्चुअली आप 100 खेलो, 200 खेलो, 1 खेलो, 5 खेलो, 10 खेलो, आप कैसे सोच सकते हो वो डिपेंड करता है। कितनी ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हो वो मैटर करता है। कि इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरे को खेलना ही नहीं यार 100, और वो एकदम सेल्फलेस थे। उन्होंने क्यों 94 पे छोड़ा, क्योंकि उसके बाद में जितनी भी मतलब एक ट्रांजिशन फेज पे टीम जाती है ना, तो जब, और हमारे ट्रांजिशन फेज में क्या था कि उस टाइम पे हमारे सारे मैचेस इंडिया में थे, होम मैचेस। तो अच्छा टाइम था ट्रांजिशन करने का। तो साहा को वो करने के लिए, क्या कहते हैं, ग्रूम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम था। तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट छोड़ी कि वो मुश्किल समय पे खेलेंगे और इजी समय पे साहा को आप ग्रूम कर सकते। तो 94 टेस्ट मैचेस पे डन। नहीं, ग्रेट मैन। मैं तो बहुत, मतलब उस टाइम पे बिकॉज आई केम आउट ऑफ द टीम, वापस मैं एनसी आ गया था, लेकिन जितना भी टाइम मैंने उनके साथ निकाला, मेरे से किसी ने पूछा कि हाउ इज़ ही, पूछते हैं लोग कि कैसा लगा, तो मैं वो एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर वो जनरल हो, अगर हम वॉर सिचुएशन में हैं, तो वो ऐसा आदमी है जो आंख बंद करके आप उसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, मतलब वेरी स्मार्ट, और उनको पता है कि भाई कौन सा आदमी क्या कैपेबिलिटी है उनके लिए कर सकता है। तो वो एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत कम ऐसे लीडर मिलेंगे। ठीक है कि आप देश के लिए खेल रहे हो, लेकिन आप किस इंसान के लिए खेल रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। राइट। तो ये आपको तभी समझ में आता है जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हो। ऑब्वियसली आपको अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, लेकिन आप पर्सनल परफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे हटा सकते हो जब आप टीम को पहले कर दोगे। करेक्ट। और उनके साथ बैठ के कमरे में यही बात करते रहते थे कि आप कैसे अपनी पर्सनल, तो कह रहे मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस कोई है, कुछ है ही नहीं, मेरा सिर्फ एक एम है, टीम।
और एक्चुअली जैसे जब मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को अपनी टीम को जिताना है, तो मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस का ग्राफ ऑलरेडी ऊपर जाता रहा, तो आप और कंसिस्टेंट हो जाते, क्योंकि आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस का प्रेशर आपके ऊपर से हट जाता है, कॉज बड़ा हो जाता है, कॉज बड़ा हो जाता है। मतलब आप फिर अब अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है, टेस्ट मैच में आपको विकेट लेनी है, बट आपने ली 5 विकेट, आपने 5 विकेट ले ली, आपका अपना एम था 5 विकेट लेने का, ठीक है भाई, आप सेटिस्फाई हो गए। बट अगर आप टीम के लिए खेल रहे हो तो आप वो 5 की बजाय 7 या 8 विकेट लोगे, क्योंकि आपको टीम को जिताना है। तो आपकी पर्सनल अचीवमेंट और बड़ी हो गई, प्लस आपने टीम को जिताया। तो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस साइड में रख दो, वो मैटर ही नहीं करती अगर आप टीम को जिताने के लिए खेलते हो। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, आपको खेलना सिर्फ एक है कि आपको टीम को जिताना है, तब आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। ट्रू। ये जो तूने सारी अपनी दिल की बात शेयर करी है, एक तो थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज ये बातें कई बार आंसू तो नहीं है, आंसू लेकिन जेन्युइनली ये बातें कई बार होती नहीं है। ये बातें आप बहुत बार सिर्फ अपने आप से करते हो, क्योंकि सिस्टम में हर कोई अपना काम कर रहा है और ये सवाल ही रह जाते हैं। तो लेट्स होप थिंग्स मूव इन द राइट डायरेक्शन। और इसका थोड़ा अब इतना भारी हो गया तो इसको थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ी कॉफ़ी और चलेगी। बिल्कुल, चलो। 2013 में टफ टाइम आया, मतलब जीवन में ऐसा टाइम मेरे लिए कभी नहीं आया। रियली मैं प्रतिमा के साथ था, मैं प्रतिमा को फ़ोन करके रोता था। एंड देन उसके बाद यू बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली। तो जब हम वहाँ गए थे साउथ अफ्रीका में, मैं पहले 2 वनडे नहीं खेला था, तो तीसरा वनडे मुझे खेलना था। तो फिर मैंने अपने आप को बोला, या तो मर के खेल ले या लड़के खेल ले। मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा कि अपील करते वक्त इंजर्ड हो गया। मुझे मतलब हंसना नहीं चाहिए यार, बहुत टफ टाइम था। हाँ, मेरा अंकल आपने देखा नहीं था कितना ट्विस्ट, मतलब दोनों तरफ ट्विस्ट हुआ था, ऐसे भी ट्विस्ट हुआ था, ऐसे भी ट्विस्ट हुआ था, और राइट एंगल हुआ था। हाँ, वी वर वाचिंग एंड ऑब्वियसली वो सारा रिया फिर हमने किया था। चैलेंज चाहिए, कभी किसी प्लेयर से लड़ लिए, कभी किसी पे गुस्सा हो गए, कभी कुछ हो गया, तो मैं वो चीज़ें ढूंढता था कि भाई कौन सी चीज़ मुझे चार्ज करेगी। डीप डाउन तेरे 2 पैरेलल फीलिंग्स चल रहे थे। एक तो गिव अप था कि अब गया न्यूजीलैंड टूर, एक होपफुलनेस थी क्योंकि आपने मेरे को पता है कि आप करवा सकते हो, और आपने बोला था कि हाँ भाई चल तू आजा, देखते हैं। कोई सीनियर है कोई जूनियर, जैसे शामी और मैं सेम एज, भूवी और मैं सेम एज। अब ऑब्वियसली चीकू के साथ मैं बचपन से खेलता हूँ, तो उसके साथ तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब वो मेरे से तो कभी नॉर्मल बात करता ही नहीं, पहले दिल्ली की लैंग्वेज निकलेगी, उसके बाद नॉर्मल बात होगी। फिर केएल थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है।